एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर आपका स्वागत है। कई महीनों तक लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद बाजार में अब गिरावट है। एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ा है। 7 दिन में एफआईआईज ने 27,000 करोड़ रुपए की बिकवाली भी कर दी है और इसके साथ साथ में डीआईएस की खरीदारी भी बहुत ही नाम मात्र की है। हमारे साथ इन सभी पे बात करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ मनीष सुंथालिया जी जुड़ रहे हैं। इन्हें 3 दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में और हाल ही में इन्होंने एमके में सीआईओ का पद संभाला है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि बाजार को हुआ क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है या माजरा कुछ और है? देखिए, कल बाजार में बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी। बाजार 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, पर आज मोर और लेस 700-800 पॉइंट्स रिकवर कर गया। तो टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ एफपीआईज के कारण कल बाजार गिरा था। बट आई थिंक आज जो बाजार में रिकवरी देखने को मिला है उससे तो यही समझ में आता है कि बहुत ज्यादा कोई सीरियस मैटर है नहीं। और अगर इंडिया में निवेश करना है तो जो भी नियम बनाए जाएंगे रेगुलेटर्स के द्वारा वो फॉलो करना पड़ेगा। और अगर 2 लाख करोड़ की सेलिंग की बात होती है तो बहुत ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम में हमने 2 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईएस के थ्रू देखी है, पर वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। म्यूचुअल फंड्स के पास 2-2.5 लाख करोड़ का कैश पड़ा है। हर महीने 20,000 करोड़ का, रफली 17-18 हजार करोड़ का एसआईपी का इन्फ्लोज है। सो आई थिंक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, डायरेक्शन ऑफ द मार्केट पॉजिटिव ही है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई बहुत सीरियस बाजार गिर सकता है। तो आगे आपको लग रहा है कि वापस से अपटेक हो जाएगा? हाँ, मेरे हिसाब से कैलेंडर 24 दिसंबर तक मार्केट कंफर्टेबली 24,000 24,500 के लेवल्स पर होना चाहिए। लेकिन एक पॉकेट है जो काफ़ी चिंता की बात दे रहा है, वो है बैंक्स, और बैंकों पे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है कि इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप उन्हें? देखिए, सिंपल सा मैथ्स है कि अगर 15-16% अर्निंग्स ग्रोथ आनी है निफ्टी की 2025 में, तो उसमें बैंक्स का कंट्रीब्यूशन 1/3 होगा। मतलब कि 5% ग्रोथ 16% में, 5-5.5% ग्रोथ 16% में बैंक्स के थ्रू आनी चाहिए। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ है और बैंक स्टॉक्स गिर रहे हैं तो उसका एक ही इम्प्लीकेशन है कि वैल्यूएशन डी-रेटिंग हो रहा है। अब मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इन लेवल्स पर बहुत ज्यादा यहां से गिर नहीं सकता है। तो डेफिनेटली दे हैव फाउंड अ फ्लोर, और एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाय द एंटायर बैंकिंग स्पेस। पीएसयू बैंक्स तो वैसे ही डीप वैल्यू बाय थे, क्योंकि कोई भी पीएसयू बैंक 10 के पी से ज्यादा ट्रेड नहीं करता है, अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ग्रोथ भी अच्छी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां मेजर कंसर्न है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जहां वैल्यूएशन लेट्स से 15 से 25 टाइम पर ट्रेड होते थे, अब वो वैल्यूएशन ऐसे करेक्ट हो गए कि जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पीईजी बेसिस या प्राइस टू बुक के बेसिस पर बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। तो मुझे तो यही लगता है कि बैंकों के शेयर में पैसे बनेंगे यहाँ से डेफिनेटली मीडियम टर्म में। दैट इज व्हाट आई थिंक। मीडियम टर्म में बैंकों में पैसा लगाने की आप या निवेश करने की आप सलाह दे रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन अभी आपको ओवर स्ट्रेच लगता है या जस्टिफाइड है, क्योंकि इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है अब? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ओवर स्ट्रेच नहीं है। ये आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं। चौदह ऐसा क्यों पंद्रह कह के, रहे हैं आप? क्योंकि अगर आप पास्ट के डेटा को देखें तो इंडियन मार्केट्स 1 ईयर फॉरवर्ड नंबर्स पर अनस्टेबल 27-28 के पी पर हो जाता है और बहुत स्क्रीमिंग बाय 14-15 के पी पर हो जाता है। आज की डेट में हम 2025 के बेसिस पर भी 22-23 टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पास्ट 20 साल, 25 साल, 30 साल के डेटा को देखें तो बहुत ज्यादा कोई महंगा है नहीं। और यहाँ पर कोई बहुत सीरियस करेक्शन हो जाएगा 15-20% का, ऐसा भी नहीं लगता। 5-7% का करेक्शन विथ और विदाउट रीजन कभी भी हो सकता है। तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। मेरे हिसाब से तो हर गिरावट में लेनी चाहिए। और ये दशक, ये इंडिया का गोल्डन डेकेड है। मतलब सब जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स है, वो एक संग पॉजिटिवली इंडिया के फेवर में आ गए।
पर कैपिटा इनकम बोल लीजिए, आप स्टेबल गवर्नमेंट बोल लीजिए, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जीडीपी ग्रोथ है, लिक्विडिटी पोजीशन स्टेबल है, फॉरेक्स बैलेंस स्टेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल है, डोमेस्टिक में आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई एक साल की ग्रोथ की बात नहीं है, ये एक दशक की ग्रोथ की बात। और इसी दशक की ग्रोथ की क्योंकि आपने बात कर दी है, और भारत के लिए कितना बड़ा मौका है ये थोड़ा सा इस पे भी समझा दीजिए, क्योंकि जहां आप पेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वहां एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है, क्योंकि यूएस तो डिफेंसिव है, चाइना में दिक्कत है, यूरोप कोलैप्स कर गया है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप इंडिया के लिए यहाँ से? तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी साहब यही बोलते हैं कि 2027 में इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो अभी हम 2024 में हैं। अगर हम 2030 की बात करें तो इंडिया एकदम सेफली $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है। तो अगर आपकी इकोनॉमी की साइज ही मोरलेस डबल हो रही, तो सेविंग्स, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तीन जो पिलर्स होते हैं इकोनॉमी के, तीनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। प्लस जो रिफॉर्म एजेंडाज हैं, कि पहले हमने देखा 4 मेजर रिफॉर्म्स, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, रेरा, आईबीसी, उनका पॉजिटिव बेनिफिट्स अभी हमको देखने को मिल रहा है। जीएसटी के कारण रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है, तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उनके कारण आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट प्राइवेट केपेक्स में क्रिएट हो रहे हैं, जिसके कारण जॉब्स क्रिएट होंगे, जिनके कारण इनकम जनरेट होगी। तो इट्स अ वर्चुअस साइकिल। सिमिलरली अभी तक हम इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में बहुत कम हुई थी, पर अब कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 3.3% ऑफ जीडीपी। सो आई थिंक यही सेम ट्रेजेक्ट्री आपके चाइना में फॉलो हुई थी। जब भी कोई इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम $2,500 से $3,000 के करीब पहुंचता है, उसके बाद उन इकोनॉमी में एक जे कर्व का मूवमेंट दिखाई देता है। तो व्हाई शुड इंडिया बी एनी डिफरेंट? सो आई थिंक मेरे हिसाब से इफ वी कांट डू इट नाउ तो बहुत मुश्किल होगा। So that is why I think it's a multi-year, if not multi-decade opportunity as far as India is. वो $50 ट्रिलियन इकोनॉमी की जहां बातें कर रहे हैं और जिसको चेस कर रहे हैं, वो हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। वापस से शेयरों पे लौटते हैं। मिड कैप और रेलवे शेयरों पे आपका व्यू जानना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और अब उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत जमकर पैसा भी लगाया। अब मंगलवार के सेशन में हमने रेलवे शेयरों में भारी बिकवाली देखने को देखी है। ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर गिरावट में और खरीदना है? देखिए, रेलवे, डिफेंस, ये सब थीम्स मीडियम टर्म में तो यहां से भी पैसे देंगे, पर चूंकि प्रॉफिट अप्रिसिएशन इतनी शार्प हुई और इतनी कम समय में रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स में पैसे बने हैं कि नियर टर्म वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो थोड़ा प्राइस करेक्शन भी हो सकता है, थोड़ा टाइम करेक्शन तो डेफिनेटली होगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं, तो यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड। पर अगर आपको ये लगता है कि 20, 25, 30% नीचे लेना है, आज बेच देना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर टेम्परामेंट, माइंडसेट, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आई थिंक आज की डेट में नियर टर्म वैल्यूएशन फंडामेंटली स्पीकिंग इज नॉट कंफर्टेबल इन रेलवे एंड डिफेंस, बट मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी दोनों ही स्पेस में काफी स्ट्रांग है और इन लेवल से भी पैसे बनेंगे, पर दैट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां से अप्रिसिएशन, और आप ये कहें कि 2027 के नंबर्स अर्निंग्स को मैं डिस्काउंट करूं, 28 के नंबर्स को डिस्काउंट करूं, तो पैसे डेफिनेटली यहां से भी अप्रिसिएशन है। मार्केट्स इतनी जल्दी उन ईयर्स के अर्निंग्स को डिस्काउंट नहीं करेगा। सो आई थिंक इट इज टाइम करेक्शन तो जाएगा ये पूरे स्पेस में। सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परामेंट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोचता है कि यहाँ से भी एप्रिसिएशन है, तो दे कैन वेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पैसे बन गए, प्रॉफिट बुक करना है, तो आई मीन दैट कैन आल्सो बी डन। बट ओवरऑल आपका नजरिया क्या है? फंडामेंटली किस तरह से आप देखते हैं रेलवे शेयरों को और डिफेंस शेयरों को और पीएसयू शेयरों को? बहुत पॉजिटिव है। जो आउटले है डिफेंस और रेलवेज में, और वोट ऑन अकाउंट भी राउंड द कॉर्नर है, बजट, आई मीन इंडिया इज गेटिंग सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस,
5 लाख करोड़ का एनुअलाइज बजट मिनिमम देखने को मिल रहा है, मोर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अपोज टू कंजम्पशन, जो सैलरीज है, पेंशन है, एक्सेट्रा। सो दोनों ही स्पेस में काफी जगह है यहाँ से भी अप्रिसिएशन की। बट 7 लाख करोड़ का रेलवेज का बजट ओवर द नेक्स्ट 5 years, तो सब पूरी ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आएगी इंडिविजुअल कंपनी जो रेलवे सेक्टर को केटर करते हैं। बट एज आई सेड, 5 साल की तेजी तो डेफिनेटली है, पर नियर टर्म में तेजी 2025 के बेसिस पर है, आई डाउट। एक और सेक्टर पे बात करेंगे सर। लंबा खराब दौर चला आईटी सेक्टर के लिए, मगर इस तिमाही के नतीजे थोड़े बेटर आए हैं, सुधार देखने को भी मिला है। अब आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आईटी शेयरों में? देखिए, थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, क्योंकि नंबर्स खराब ही आने वाले थे और फरलोज का सीजन है, वहां पर छुट्टियां हो जाती है। बट जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी पॉजिटिव दिखी। कई कंपनीज बोलते हैं कि विंटर इज बिहाइंड, स्प्रिंग इज राउंड द कॉर्नर। इफ यू इंटरप्रेट ऑल दिस, इट बेसिकली टेल्स यू कि एट द मार्जिन थिंग्स आर टर्निंग फॉर द बेटर। सो अगेन आउट हियर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कोई भी कंपनी आज के डेट में जो भी ग्रोथ एस्टिमेट्स है 10%, 12% के करीब कांस्टेंट करेंसी फॉर, और लेट्स से डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ FY25 FY26 के बेसिस पर, अगर 30 के पी के नीचे है तो वहां वैल्यू है, तो अगर 30 के पी के ऊपर है तो डिफिकल्ट है पैसा बनाना। सो ओवरऑल सेक्टर रोटेशन में आईटी और फार्मा दोनों ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है, बिकॉज ये बहुत अच्छा नहीं किए थे लास्ट प्रीवियस 2 साल में। But I think as opposed to some of the sectors which have done very well, इन सेक्टर्स में डेफिनेटली एक वैल्यू है प्लस ग्रोथ है, बिकॉज वो यूएस फेड में रेट कट हो रहे हैं और फार्मा स्पेस में प्राइस इरोजन खत्म हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर वाई बेसिस पर अर्निंग्स ग्रोथ होगी। बट इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा वैल्यूएशन के बेसिस। आईटी और फार्मा के अलावा कहीं और किसी और पॉकेट पे आपकी नजर है स्पेसिफिकली? देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, बिकॉज चुनाव का सीजन है, गवर्नमेंट चाहेगी थोड़ी सब्सिडीज बढ़ा दे। चूंकि पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है लास्ट 5-7 years में, बट स्टिल जो एक उत्सुकता रहेगी कि थोड़े कंज्यूमर के हाथ पे पैसा जाए, तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में मुझे एट द मार्जिन थोड़ी बेटर ग्रोथ दिखती है। प्लस रूरल ऑल्सो थोड़ी सी रिकवरी है, तो वहां अगेन थोड़े से अगर पैसे कंज्यूमर के हाथ में आएंगे तो वहां एक तेजी देखने को मिलेगी। सो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में थोड़ी सी तेजी लगती है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है करंट एनवायरनमेंट में। दिवाली के बाद काफी मंदी का माहौल है एंटायर कंज्यूमर स्पेस में। सो यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेस में देखने को मिलेगी। राइट, इलेक्शन से बाजार को क्या एक्सपेक्टेशंस है? बेस केस है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर 3 स्टेट के जो इलेक्शन के नंबर्स आए हैं उनके हिसाब से तो लास्ट ईयर के नंबर्स का भी, लास्ट टाइम इलेक्शन जनरल इलेक्शन के नंबर्स को भी क्रॉस करना चाहिए। अगर ये होता है तो मार्केट्स एक्सट्रापोलेट यही करेगा, बिग बैंग रिफॉर्म्स अगेन, which would include judicial reforms, which would include labor reforms, UCC, Uniform Civil Code, ये सब अगेन री-रेट करेगा इंडिया। सो ये एक री-रेटिंग अपॉर्चुनिटी होगा अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट वापस आ जाती है, एंड नंबर ऑफ सीट्स ये बताता है कि अब जो ये रिफॉर्म्स करना चाहेंगे वो आसानी से कर सकेंगे। सो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही आउटलुक है रिजल्ट्स पर। हालांकि ये इस बार इंटरिम बजट है, क्विकली आप हमें बता सकें अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नंबर्स अगर आप 11% से ज्यादा का अनुमान करते हैं तो वो थोड़ी सी विशफुल थिंकिंग होगी। मेरे हिसाब से 10.5-11% का आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पकड़े आपके बजट नंबर्स में, और उनके हिसाब से आप टैक्स कलेक्शन कैलकुलेट करें और फिस्कल डेफिसिट नंबर्स कैलकुलेट करें। सो आई थिंक फोकस रहेगा कि कैपिटल स्पेंडिंग कितनी हो, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शंस काफी स्ट्रांग है, एंड जो भी आप बजट करें वो किस तरह स्पेंडिंग होगी, किस डिपार्टमेंट्स में स्पेंडिंग होगी, क्योंकि लास्ट ईयर की जो बजट अमाउंट है वो भी पूरी तरह स्पेंड नहीं हो पाई, इन्वेस्टमेंट आउटले।
सो रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन करे कि स्पेंडिंग की, डिसइन्वेस्टमेंट की, योर नेट बोरोइंग्स की, और रेवेन्यू कलेक्शंस की, बेसिकली यही है। फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एफआरबीएम के जो नंबर्स हैं उनमें जो हमको रोड मैप जो मार्केट चाहता है, डेफिनेटली वो एक ग्लाइड पाथ समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट, वो डायरेक्शन हमारी भी उसी पर नज़र रहेगी और आप सभी को एनडीटीवी प्रॉफिट पर ही जुड़ना है बजट वाले दिन। मनीष जी, आपको आप बहुत बहुत शुक्रिया बाजार और सारे सेक्टर्स पर अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। बजट पे आपसे हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन।